तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। काफ़ी दिनों से लगातार आप में से बहुत सारे लोगों के मेल आ रहे थे, पूछ रहे थे कि क्राइम की खबरें जो अब तक हम देखते हैं या सुनते हैं यूट्यूब पे या आज तक पे वारदात में, पढ़ने को कब मिलेगी। तो आज क्राइम तक का अपना एक वेबसाइट जो है वो शुरू हो गया है, लॉन्च हो चुका है, और आप इस डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे अभी कहानी के www.crimetak.in crimetak.in। आप बस इसको क्लिक करें। देश और दुनिया की जो तमाम क्राइम की खबरें हैं वो आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगी, सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया भर की। और जो भी बड़ी बड़ी क्राइम के अपडेट होंगे, हमारी कोशिश ये है कि ऐसी खबरें, ऐसी कहानियाँ जो अछूती रह जाती हैं, जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती, वो सारी खबरें आप तक हों, लेकिन कोई मकसद भी हो। बड़ी बड़ी खबरें दिखाने का मकसद एक तो ये कि उसके बारे में आपको जानकारी देना, कोई ज़्यादा ज्ञान वाली बात नहीं, और उसके बारे में अपडेट रखना, और साथ ही अगर उससे आप लोग महफूज रह सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होता है किसी क्राइम इंसिडेंट से बचने में, तो वो भी एक कोशिश होगी। तो अब क्राइम की खबरें सिर्फ देखें नहीं बल्कि पढ़ें भी। crimetak.in पर आज से शुरू हो गया है, और आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, आपकी जो भी राय हो, अच्छी बुरी। और जो प्यार आपने क्राइम तक को दिया, क्राइम तक की कहानी को दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्राइम तक के वेबसाइट को भी ज़रूर देंगे, और क्राइम की कहानियां आपको अच्छी लगेंगी, मुझे लगता है। तो ज़रूर पढ़िएगा crimetak.in पर। तो ये आपको जानकारी देनी थी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बात 26/11 की है, मुंबई हमले की। आपको याद होगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे और सोशल मीडिया पे भी है। मुंबई के ताज होटल, ओबराय, ट्राइडेंट, यहाँ पे लश्कर के आतंकवादी घुसे हुए थे, और 2-3 दिनों तक मुठभेड़ चली हमारे एनएसजी कमांडोज़ और आतंकवादियों के बीच, जो पाकिस्तान से आए थे। और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर भी पहुंचा जिसमें कमांडो वहाँ उतरे। एक और था नरीमन हाउस, वहाँ पे भी। इन सारी चीज़ों में ख़ास बातचीत थी, और एक ख़ास बात ये भी थी कि आतंकवादी अपने जो हैंडलर थे, जो उनके आका थे, उनसे लगातार बातचीत कर रहे थे। हेली आ गया, अब तक हमारे ऊपर हेली आ गया। कितना चल रहा है? लगाओ 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 लगाओ, मेरे को लगाओ। ये आतंकवादी तो बैठे हुए थे मुंबई के अलग अलग होटलों में, चाहे वो ताज हो, ट्राइडेंट हो, नरीमन हाउस हो या फिर ओबराय हो, लेकिन बात कर रहे थे पाकिस्तान में बैठे लश्कर के सारे चीफ से, और वो उन्हें एक तरह से गाइड कर रहे थे। और वो क्या कर रहे थे कि जो उस वक्त ये सारे ऑपरेशन चल रहे थे, और सारे न्यूज़ चैनल जो हम लोग दिखा रहे थे, वो न्यूज़ चैनल को लाइव देख रहे थे, और लाइव देखकर वो अपने आतंकवादियों को बता रहे थे कि कमांडो कहाँ पहुँचे, किस फ्लोर पे पहुँचे, कहाँ से आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर आने वाला है, तुम इधर हो जाओ, तुम दरवाजे से दूर हो जाओ। जो होस्टेजेस हैं उनको कैसे रखना है, कुछ होस्टेजेस को मारने की भी बातचीत है उसमें कि अब उनको मत रखो, मार दो, जो ख़ासतौर पर इजरायली थे। तो ये सारी चीज़ें पता चली कि वो न्यूज़ चैनल देखकर कर रहे थे, और इसीलिए उसके बाद एक गाइडलाइंस बनी कि किसी भी ऐसे ऑपरेशन का लाइव आप नहीं दिखा सकते, ताकि इससे आतंकवादियों और अपराधियों को फ़ायदा ना हो कि यहाँ पे हमारी जो एजेंसी हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो क्या कर रही हैं। लेकिन ये बातचीत जो है वो सारे फिर पब्लिक डोमेन में आए, आतंकवादी और उनके आकाओं के। अब बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि आतंकवादी अपने मोबाइल से बात कर रहा है, पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहा है। ये बातचीत मुंबई की पुलिस या बाकी एजेंसियां कैसे सुन रही हैं, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज की जो कहानी है उसको समझने के लिए समझाना ज़रूरी है। तो ये बातचीत, जब भी विदेश से या इस तरह के कॉल आते हैं जो सस्पेक्टेड होते हैं, उन सबको ट्रेस किया जाता है, ट्रैप किया जाता है, और टैपिंग की जाती है। तो उस वक्त भी यही हुआ कि उस एरिया में जहाँ पे ये सारा ऑपरेशन चल रहा था, बाकायदा कहा गया जो हमारी एजेंसियों ने अलग अलग जो फ़ोन कंपनी और उनको, कि आप जो भी इस टावर से नंबर आ रहे हैं उन सबको आप ट्रैक करें और उसको रिकॉर्ड करें। तो वो सारी रिकॉर्डिंग थी, करीब 6 या कितने घंटे की रिकॉर्डिंग थी। मुझे याद, उस पर मैंने आज तक पे हम लोगों ने एक, हमारे आशीष खेतान हुआ करते थे, वो ये ऑडियो लेकर आए थे, और हम लोगों ने एक लंबा चौड़ा शो भी बनाया था। तो बातचीत सुन के ही मतलब एक तरह से दहशत हो रही थी कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, कैसे होस्टेज को मारने की बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि एक आतंकवादी और पाकिस्तान में बैठा उसका हैंडलर दोनों बात कर रहे हैं, और ये बात हमारी पुलिस और फोर्सेस सुन रही है, सिक्योरिटी एजेंसी सुन रही है। ये बड़ा आसान तरीका था, फ़ोन को उस टावर के ज़रिए हर आने वाले कॉल और जाने वाले कॉल को ट्रैक किया गया,
और ख़ास तौर पे ये बताया गया कि ये नंबर शायद बाहर से है, तो और भी आसान हो गया, पाकिस्तान का नंबर था। तो ये सारी बातचीत रिकॉर्ड हो गई और बातचीत वो बाद में आई। इसका मतलब है कि बातचीत रिकॉर्ड हो सकती है। उसके बाद आपको याद होगा अनिल अंबानी और अमर सिंह, जयाप्रदा, इन लोगों की कुछ बातचीत थी, वो भी पब्लिक डोमेन में आई, रिकॉर्ड हुई थी, तो वो भी रिकॉर्ड किया गया। फिर आप सुनते होंगे अक्सर ये बात आती है सरकार के ऊपर कि उस मंत्री का, इसका, उसका, सबके फ़ोन टैप कराए जा रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है। चाहे कोई भी हो, कांग्रेस की सरकार में भी इल्ज़ाम लगा, बीजेपी की सरकार में भी इल्ज़ाम लगा, लेकिन वक्त वक्त पर जो सत्ता में है वो अपने विरोधियों का इस तरह से फ़ोन टैप करते हैं, जानकारी लेते हैं। जर्नलिस्ट के फ़ोन टैप होते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, किसी ख़ास टॉपिक पे क्या करने जा रहे हैं। तो ये नई बात नहीं है, ये चीज़ें होती हैं, ये हम सब आप सब जानते हैं। तो फिर अभी लगातार ये जो मामला चल रहा है नया एक पेगासस का, ये क्या है, ये क्यों ख़तरनाक है, इससे कैसे जासूसी होती है, कैसे आपका फ़ोन आपको बेपर्दा कर सकता है, आपकी खुफिया बातों को पब्लिक में ला सकता है, आपकी तस्वीरें, आपकी आवाज़, आपके वीडियो, आपके मेल, आपके चैट, आपके मैसेजेस, ये सब आम कर सकता है। मतलब कुल मिलाकर आपकी घर की जो खिड़की है उसको बाज़ार में खोल सकता है। घर के अंदर जो कुछ होता है घर वालों को ही पता होता है, लेकिन अगर घर की खिड़की से बाहर निकल जाए वो सारी चीज़ों फिर आम हो जाता है, पूरी दुनिया को पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या और ये मामला है क्या, यही आज मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पेगासस नाम के इस जेम्स बॉन्ड के बारे में बताने का। पेगासस दरअसल एक ऐसे घोड़े का नाम है जिसको कहा जाता था कि ये उड़ने वाला घोड़ा है, उसी के नाम पे ये पेगासस नाम रखा गया है। 2016 की बात है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड जो अरब अमीरात, वहाँ पे एक शख्स रहते थे जिनका नाम था, उनका नाम मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, अहमद मंसूर। ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। 2016 की बात है, अहमद मंसूर के मोबाइल पे कुछ अजीब से मैसेजेस आए और उनके पास आईफोन था, और आईफोन बड़ा कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में ख़ास है, एंड्रॉयड से बेहतर है आईओएस, और उसमें सेंध नहीं लगा सकता, उसमें घुस के कोई जासूसी नहीं कर सकता। लेकिन उनके पास कुछ ऐसे मैसेजेस आए कि उन्हें डाउट हुआ कि ये कुछ गड़बड़ है और उनके फ़ोन को कोई एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद उन्होंने टोरंटो यूनिवर्सिटी के सिटीज़न लैब में उनके कुछ दोस्त थे, उनको ये बात बताई कि मेरे मोबाइल में ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं और मुझे डाउट है और मुझे लग रहा है कि मेरे मोबाइल की जासूसी हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस मैसेज को लिंक ओपन करूं तो शायद मेरा मोबाइल फिर पूरी तरह से उनके कंट्रोल में हो जाएगा। अब उन्होंने टोरंटो यूनिवर्सिटी में अपने एक्सपर्ट्स को ये मोबाइल दे दिया कि आप इसकी जांच करो। जब जांच की गई तो पता चला कि वाकई एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर था कि अगर वो लिंक को ओपन करते तो फिर उनके सारे मोबाइल के जो राज हैं वो सामने आ जाता। और तभी पहली बार इस सॉफ्टवेयर को एक नाम मिला था और जो बाद में फिर आया सामने, पेगासस। पर ये 2016 की बात थी। 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी। मैक्सिको की सरकार ने पेगासस खरीदा, ये सॉफ्टवेयर, और अपने विरोधियों की जासूसी के लिए। और ये बात सामने आ गई, सरकार ने माना भी, लेकिन उसने कहा कि उसने ख़ास दूसरे मकसद से ख़रीदा है। बात आई गई हो गई। इसके बाद सऊदी अरब के ऊपर आया कि उसने पेगासस सॉफ्टवेयर ख़रीदा है और इसी पेगासस सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसने, जो एक जर्नलिस्ट थे जमाल खशोगी, उनकी मौत एक एम्बेसी के अंदर कहते हैं कि हुई थी, कत्ल किया गया था। और वो सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन जमाल खशोगी और उसकी वाइफ, इन दोनों के फ़ोन को इसी पेगासस नाम के जासूस के ज़रिए कंट्रोल में किया गया था। और वो सारी बातें सुनते थे, सारे वीडियो देखते थे, सारी तस्वीरें देखते थे, तो उन्हें सारी जानकारी थी। तो ये तीसरी बार आया पेगासस का नाम। इसके बाद फिर मैक्सिको की सरकार ने खुलासा किया कि हाँ, उसने एक इजरायली कंपनी है जिससे ये ख़रीदा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बात आई गई हो गई। इसी दौरान में फिर ये पता चला कि अभी कोरोना के टाइम में इसी कंपनी ने, जो ये बनाती है, उसने दावा किया कि कोरोना जो वायरस है इसके पूरे फैलने की, कहाँ कहाँ कब कैसे फैलेगा, कब किस देश में पहुँचेगा, पूरा उसका मोबाइल डेटा के ज़रिए वो पहले से बता सकता है और उस पर काम कर रहा है। और कई सरकारों से बातचीत भी हो रही है कि हाँ, ये चीज़ें उसके काम में आ सकती हैं। लेकिन खैर,
ये चीज़ें काम में आई नहीं। तो ये आपको 3-4 चीज़ें बताई। अब आते हैं असली मुद्दे पे और जिन पे कि आखिर ये पेगासस है क्या और क्यों इसको लेके इतना हंगामा हो रहा है, क्यों हिंदुस्तान में इतना हंगामा हो रहा है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। एक इजराइल की कंपनी है, बल्कि उनकी साइबर सिक्योरिटी की कंपनी, इजराइल की साइबर सुरक्षा की कंपनी NSO। NSO ने एक सॉफ्टवेयर ईजाद किया, एक अजीब टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो दुनिया में जो भी शख्स 2 तरह के फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS। हालांकि iOS को लेके ये कहा जाता है कि एप्पल बड़ा अपने सिक्योरिटी और इनक्रिप्टेड इन चीज़ों को लेके बड़ा सावधान रहता है और उसमें सेंध मारना मुश्किल है। लेकिन इस NSO कंपनी ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि वो किसी के भी मोबाइल में सेंध मार सकता, उसके मोबाइल में घुसकर एक तरह से उसका कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। हालांकि इजराइल की इस कंपनी NSO का जब ये सॉफ्टवेयर बनाया, पहली बार 2009 में ही बनाया था, फिर उसको अपडेट करता रहा। तो उनका मकसद ये था कि इजराइल में, चूँकि इजराइल लगातार आपको पता है दुश्मन देशों से घिरा रहता है, अक्सर उनकी लड़ाई चलती रहती है, तो दुश्मन देश या आतंकवादी इजराइल के ख़िलाफ़ क्या साजिश बुन रहे हैं, कब कहाँ आतंकवादी हमला कर सकते हैं इजराइल के अंदर या इजराइल के बाहर, या इजराइलियों पर या इजरायली दूतावासों पर। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो आतंकवादियों की बातचीत सुन लेते और इसी की मदद से उन्होंने बहुत सारे आतंकवादी हमलों को नाकाम बना दिया। ये इजराइल सरकार ने भी दावा किया। इसी के बाद मेगासिस, जो इस कंपनी का प्रोडक्ट था NSO ग्रुप का, वो मशहूर होता गया। रोको। तो इस पेगासस सॉफ्टवेयर का जो एक तरह से जन्म हुआ, उसका मकसद बहुत नेक था, अच्छा था। आतंकवादियों और आतंकी हमलों को रोकना या अपराधियों की जो साजिश है उसको बेनकाब करना। अब ये कैसे करते थे? इनका पहले पुराना जो तरीका था वो बड़ा आसान था। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। किसी को एक ईमेल भेजा आपने, उसने ईमेल को ओपन कर लिया, बस इतना करना है कि अब उस फ़ोन में वो सॉफ्टवेयर घुस गया। अब वो पूरा फ़ोन उनके कंट्रोल में है। थोड़ा वक्त बीता, बहुत सारे लोगों को अब जानकारी मिली इस तरह के अननोन ईमेल और लिंक मत खोलो, इस पर वायरस और ये सारी चीज़ें घुस सकती हैं। तो फिर मेगासिस ने एक दूसरा तरीका अपनाया। उसने क्या किया कि मैसेज भेजने शुरू किए। जैसे आपने मैसेज ओपन किया, आपके फ़ोन में उसने एंट्री मार दी। ये तरीका भी नाकाम हुआ। तब उसने तीसरी चीज़ की, उसने क्या किया, व्हाट्सएप कॉल करना शुरू कर दिया। अब व्हाट्सएप कॉल करते ही सीधे आपके फ़ोन में उसने एंट्री मारी। व्हाट्सएप मैसेज भी किया, उसके ज़रिए भी एंट्री मारी, लेकिन यहाँ पे अलग चीज़ थी। अब कॉल करेंगे तब उठाएगा, मैसेज करेंगे तब उठाएगा। वो करता क्या था कि अगर आपके पास आपका फ़ोन है, उसने आपको व्हाट्सएप का कॉल किया, आपको पता ही नहीं चला कि आपके मोबाइल पे कॉल आया, और उसके बाद कॉल लॉग से उस कॉल को भी उसने डिलीट कर दिया। अब आपने थोड़ी देर के बाद अपने हाथ में मोबाइल लिया, आपके पास पता है कि कॉल ही नहीं आया क्योंकि कॉल लॉग डिलीट कर दिया। ऐसे ही व्हाट्सएप मैसेज है, उसने मैसेज किया और डिलीट कर दिया, लेकिन इस प्रोसेस में वो आपके मोबाइल के अंदर एंट्री मार चुका है। तो एक बार अगर किसी भी स्मार्टफोन में उसने मेल, व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए एंट्री मारी, तो फिर समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से हैक हो चुका और आपको इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। और जैसे ही हैक हुआ, फिर आपके सारे कॉल डिटेल, आपका माइक्रोफोन, आपका कैमरा, आपका ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, लोकेशन, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट्स, बहुत सारे मोबाइल फिंगरप्रिंट से ऑन होते हैं, वो भी उनके पास पहुँच जाता है। रोकना यार। इस सॉफ्टवेयर यानी पेगासस की सबसे ख़तरनाक बात यह है, जो आम तौर पे फ़ोन टैपिंग और इसमें होता है कि आप बात कर रहे हैं, आपकी बात को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, आप कहाँ हैं कैसे पता चल जाता है। यहाँ दूसरा है। यहाँ पे ये है कि मान लीजिए आपने किसी को फ़ोन किया और आपने कहा कि ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, मान लीजिए कोई टेररिस्ट बात कर रहा है, हमें यहाँ हमला करना है लेकिन फ़ोन पे नहीं बताऊँगा, तो मिल के बताऊँगा। अब मान लीजिए दोनों ने जगह बता दी या ना भी बताई,
अब दोनों के फ़ोन जो है ऑलरेडी पेगासस ने कंट्रोल में ले रखा है अपने इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए। अब वो दोनों कहीं मिलते हैं एकांत में, अकेले में। अब वो बात कर रहे हैं कि मुझे इस तारीख को इतने बजे इस जगह पे ब्लास्ट करना है। अब दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि फिर इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा, सबसे ख़तरनाक यहीं पे फ़ायदा है इस कंपनी को। जब दो लोग बात कर रहे हैं, उन्हें मालूम है मोबाइल रिकॉर्ड हो सकता है, एजेंसियाँ सुन सकती हैं। अब दोनों के मोबाइल जेब में या दोनों बैठे हुए टेबल पर रख लिया, मोबाइल बंद है, लेकिन चूंकि कंट्रोल ऑलरेडी अब इस सॉफ्टवेयर के पास ले रखा है, इस कंपनी के पास है, तो उस कंपनी के लोग क्या करेंगे कि उस बंद मोबाइल में भी कंट्रोल में अपने चूंकि लिए हुए हैं वो, उसका ऑडियो ऑन कर देंगे, माइक्रोफोन। अब आप दोनों बातचीत कर रहे हैं, फ़ोन रखा हुआ है तो जेब में या टेबल पे, लेकिन आपकी सारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है, जबकि आप फ़ोन पे बात भी नहीं कर रहे। तब जो भी आपने बातचीत की, आप दोनों को लगा कि आप ही दोनों के बीच में है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो कंपनी सारी बातचीत सुन के रिकॉर्ड कर ली और उसे पता चल गया कि आपकी प्लानिंग क्या, आपकी साजिश क्या है। और इस तरीके से उन्होंने फिर उस जो भी जहाँ की जो देश है या जिसके साथ ये होने जा रहा है, उसके संबंधित एजेंसियों को वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये रिकॉर्डिंग है, ये लीजिए, आप देखिए, आप आगे क्या करना है। तो कहते हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारे आतंकवादी हमले टले। बल्कि कहा तो ये भी जाता है, बहुत सारे लोगों की दुनिया भर में जो इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए जासूसी की गई, उसमें कहते हैं पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान भी हैं। और एक ये भी कहा जाता है, पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान की जासूसी भारत सरकार ने कराई है। पर यहाँ ये भी कहा जाता है कि जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो पलट के पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है, ये सारी चीज़ें इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए शायद पहले से पता चल गया, और इसलिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया क्योंकि पहले से हम लोग तैयार थे। तो एक तो ये, लेकिन अब सवाल ये है कि इस कंपनी ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया और उसके बाद पूरी दुनिया में जासूसी को लेकर हंगामा क्यों और कैसे। तो इस कंपनी ने साफ साफ कहा है, इस इजरायली कंपनी ने, एनएसओ ने, कि वो ये जो सॉफ्टवेयर है वो जानती है कितना ख़तरनाक है, लेकिन उसका मकसद था आतंकवादियों और अपराधियों की बातचीत को सुनना और ऐसे हमलों को रोकना। और इसीलिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि वो ये सॉफ्टवेयर दुनिया में किसी इंडिविजुअल को नहीं बेचेंगे, जैसे आप हम आम आदमी को नहीं बेचेंगे, वो सिर्फ सरकारों को बेचेंगे, सरकारी एजेंसियों को बेचेंगे, उन लोगों को जो डायरेक्ट डील करते हैं आतंकवाद से या अपराधियों से। और उनका कहना है कि जो पूरी दुनिया में इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदने और इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनमें 51% सरकारी खुफिया एजेंसियाँ हैं, जैसे CIA हो गई, रॉ हो गई, ISI हो गई, मोसाद हो गई। 38% वो लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाते हैं, अलग अलग पुलिस, CBI टाइप मान लीजिए, FBI। जबकि 11% ऐसे लोग हैं, परसेंटेज, जो NSO जो सारे टेररिस्ट और इन सब की चीज़ों को डील करते हैं और उन पर नज़र रखते हैं। तो कुल मिलाकर उनका कहना है कि अब इंडिविजुअल को नहीं देते क्योंकि वो उसका ख़तरनाक इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिर्फ सरकार और सरकारी एजेंसियों को देते हैं ताकि वो किसी भी इस तरह के क्राइम को रोकने में मदद कर सकें। अब ये इनकी पूरी चीज़ें हैं, लेकिन अब उंगलियां उठी दोनों तरफ से हैं कि सरकार ने लिया, भारत सरकार का यही कहना है कि हाँ, मना नहीं किया, सॉफ्टवेयर ख़रीदा है पेगासस, लेकिन आतंकवाद और आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए और ऐसी चीज़ों को सुनने के लिए। लेकिन फिर धुआं कहाँ से उठा, उसकी वजह यह है कि करीब 50,000 फ़ोन नंबर, 50,000 का एक डेटाबेस लीक हो गया। इसी पेगासस से लीक हुआ होगा, तो पेगासस से ही हुआ होगा। और इस लीक के बाद ये नंबर जब सामने आए तो द गार्जियन, वॉशिंगटन पोस्ट, द वायर, फ्रंटलाइन, रेडियो फ्रांस, इन तमाम समेत 16 ऐसे मीडिया घराने थे कि इनके जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर लेने के बाद, इसको डेटाबेस जो लीक हुआ, अब एक जांच शुरू की और दुनिया की 16 मीडिया संस्थानों ने अपने एक पूरे रिपोर्टर का एक ग्रुप तैयार किया और उसके बाद इन सारे 50,000 नंबरों की अब उन्होंने पड़ताल शुरू की। तो कहानी यहाँ से शुरू हुई कि पेगासस के 50,000 नंबर लीक हुए, डेटा। उन नंबरों को 16 अलग अलग मीडिया इंस्टीट्यूशन के रिपोर्टर्स ने जांचा और फिर पता किया कि ये लोग कौन हैं, और उसके ज़रिए फिर अलग अलग देशों के लोगों के नाम सामने आए, जिसमें भारत के करीब 300
नंबरों का पता चल चुका है, जिनमें मतलब अभी लेटेस्ट आज की भी एक रिपोर्ट आई है, बहुत सारे हैं। इनमें से लीडर जो विपक्ष के नेता हैं कई, वो हैं। एक राहुल गांधी का नाम है, सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम है, मीडिया के बहुत सारे नाम हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के एक्स डायरेक्टर जनरल का नाम है, जिनका नाम के शर्मा है, ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक सीनियर अफसर राजेश्वर सिंह का नाम है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के जो चीफ सलाहकार हैं उनका नाम है, रॉ के एक रिटायर्ड अफसर हैं उनका नाम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक जूनियर अफसर हैं उनका नाम है, 2 एक्स आर्मी ऑफिसर हैं उनकी भी जासूसी की गई। तो कुल मिला के जो 50,000 नंबर थे दुनिया भर में जो डेटा आया, उसमें से इन तमाम जो भारत के हैं करीब 300 ऐसे नाम सामने आए जिनके बारे में यह है कि इनकी जासूसी की जा रही है। अब सवाल है कि इनकी जासूसी क्यों? बहुत सारे एनजीओ के नाम हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर के नाम हैं। तो कुल मिला के जब एनएसओ से पूछा गया कि ये मामला है क्या, तो उसका जवाब था कि देखिए, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, हमने एक पॉलिसी बनाई कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को बेचेंगे, अलग अलग कंट्री के 40 देशों को एनओसी ने माना है कि उसने ये सॉफ्टवेयर बेचा है। उनमें से एक इंडिया भी है, सऊदी अरब भी है, और भी देश हैं बहुत सारे। लेकिन उसका कहना है कि ये सॉफ्टवेयर बेचने के बाद हमारा रोल, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब हालांकि जो मेन बनाया गया है वो ये है कि इसको आतंकवाद और अपराध के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर कोई सरकार अपने विरोधियों, अपने दुश्मनों की जासूसी करानी शुरू कर दे तो फिर उसने अपने पल्ले झाड़ लिया। एनएसओ ने बोला कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक बार हमने ये बेच दिया, वो क्या करते हैं हमें नहीं मालूम। हाँ, हमारा उनके साथ टाई अप है, लाइसेंस दिया है, तो वो जो सारी चीज़ें हम उनको मुहैया कराते हैं, लेकिन ना वो सरकार हमें बताती है कि वो क्या कर रही है इसका, ना हम उनसे पूछते हैं। तो कुल मिलाकर हर सरकार के ऊपर है। हालांकि जो अपने यहाँ टैपिंग और इस तरह के फ़ोन से जासूसी करने की चीज़, उसके लिए बाकायदा नियम है, एक प्राइवेसी है। भारतीय संविधान में भी हमें एक प्राइवेसी का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप फ़ोन टैप करते हैं तो ऐसा नहीं कि टैप नहीं होता, हमारे होता है, लेकिन ये लीगल भी है। कई बार एजेंसियाँ अलग अलग करवाती हैं, बट उसके लिए कानून है। उसमें कहा जाता है आपको बाकायदा रिटर्न में देना होता है कि हम फ़लाने आदमी का फ़ोन टैप करना चाहता हूँ, उसकी जानकारी चाहिए। और कोई एक बहुत सीनियर रैंक पे, शायद कमिश्नर के रैंक के अफसर की ही मंजूरी पर फिर वो सारी टैपिंग और उसका प्रोसेस शुरू होता है। आप बिना किसी को बताए या बिना किसी एजेंसी से परमिशन लिए, इजाज़त लिए किसी का फ़ोन टैप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लेकिन एक लूप होल ये है कि आपने आतंकवाद और अपराधियों के नाम पे तो ले लिया, लेकिन अब आप क्या इस्तेमाल इसका गुपचुप तरीके से कर रहे हैं दूसरों के लिए, ये पता भी नहीं चलता। और हर दौर में हर सरकारें अपने विरोधियों की चाल को समझने के लिए या फिर बाकी लोगों की रणनीति को जानने के लिए उसकी जासूसी कराते हैं। तरीका अलग अलग होता था, अब तरीका टेक्नोलॉजी का है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं प्राइवेसी आ जाती है। जैसे एक बहुत बड़ा इशू ये था कि जब जमाल खशोगी का कत्ल हुआ एम्बेसी के अंदर, तो उसमें इल्ज़ाम था कि बाकायदा जमाल और उनकी वाइफ की हर बातचीत, हर चीज़ को इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए सऊदी जो प्रिंस हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, वो सारे लोग सुनते थे। तो अब इसमें ये बात है कि बहुत सारी चीज़ें आदमी बात करता है अपने घर की चार दीवारी के अंदर, जैसा मैंने शुरू के कहा कि खिड़की के अंदर, बेडरूम के अंदर तक बातें रहती हैं, तो वो 2 लोगों के दरमियान है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें जिनका देश से, जिनका नेता से, पॉलिटिक्स से, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो भी इसमें फिर आम हो जाती है। अब एक पति पत्नी क्या बात कर रहा है, जिसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं या फिर दूसरे लोग हैं, अब उनके अगर फ़ोन सारी चीज़ें हो रही है, वो प्राइवेसी में क्या बात कर रहे हैं, वो भी अब पब्लिक डोमेन में आ गई, वो भी सारे आपने रिकॉर्ड कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं उसका पूरा उल्लंघन है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से ये सारी सच्चाई सामने आई है, इसने एक चीज़ तो क्लियर कर दिया है कि जैसे ही आपके पास हाथ में स्मार्टफोन है, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS हो, आप मान के चलिए, क्योंकि आप गूगल भी जाते हैं, करते हैं, आप फेसबुक पे भी आते हैं, आप तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि अब तो ये है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका लोकेशन तक गूगल बता देता है। तो आपका अपना कुछ नहीं है पर्सनल, सब कुछ पब्लिक हो चुका है। तो जिसके हाथ में भी ये मोबाइल है,
वो इस गलतफहमी में न जिए कि उसके सारे राज सिर्फ उसी तक हैं। आपके मोबाइल की हर चीज़ सामने वाले के हाथों तक पहुंच सकती है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो मैसेज हो। यहाँ तक कि इनक्रिप्टेड मैसेज की बात जो आती थी वो उसका मतलब ये होता है कि एक आदमी, जैसे मैंने आपको मैसेज किया और आपने पढ़ा और ये बस, इसके अलावा ना कोई पढ़ सकता है ना देख सकता है। लेकिन ये भी गलत है। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपके एक एक लाइन, एक एक शब्द को पढ़ा और सुना जा सकता है। और ये तो आपने कई अभी हाल के केसेस में भी देखा है कि व्हाट्सअप चैट भी कैसे लीक हुए। तो ये नई नई टेक्नोलॉजी है जिसने ये सारी चीज़ों को आम कर दिया है। तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो फिर आप मान के चलिए कि आपका अपना पर्सनल कुछ नहीं है। बल्कि ख़तरा तो कई बार ये भी है कि अगर इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपके ईमेल, अकाउंट्स, चैट, कॉल सब कुछ है, अगर फिंगरप्रिंट भी ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि बहुत सारे मेरे ही मोबाइल में कई बार वो थंब से खुलता है, तो फिंगरप्रिंट्स भी उनके पास पहुंच गया। अब आपको याद होगा कई सारी जासूसी फिल्में और कहानियां भी आपने देखी होंगी। जो निशान होते हैं उंगलियों के, वो भी कई बार कारगर होते हैं। कई ख़ास जगह पे कई ऐसे दफ्तर हैं जहाँ पे आपको थंबनेल से ही दरवाज़ा खुलता है। कई ऐसे आर्मी, अलग अलग एजेंसियों के लोग हैं जहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट काम ही आपके फिंगरप्रिंट से होता है। तब उसका इस्तेमाल भी कई बार गलत हो सकता है। मान लीजिए अगर किसी को बम ही छोड़ना है और बम जो है वो इस तरीके से बनाया गया है कि उसको आपको बटन दबा के ही ऑन करना, और बटन पे भी किसी एक ख़ास की उंगली के निशान होंगे, और वो फिंगरप्रिंट पेगासस के पास है और उस देश ने जिसके साथ उसने डील किया है उसने उसको दे दिया, तो वो तो उसके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल ना चाहते हुए वो उसको पता ही नहीं और बम फूट जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। या इसके ज़रिए आप कई ऐसे मैसेजेस और कई आप ऐसे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो आपको पता नहीं, क्योंकि आपका रिमोट कंट्रोल तो उसके हाथ में है। आपने कुछ टाइप किया नहीं, लेकिन आपकी तरफ से उसने टाइप कर दिया और डिलीट भी कर दिया और आपको पता नहीं, और सामने वाले तक सारी बातें पहुँच गई। तो ये कुल मिलाकर सारी चीज़ें बेहद ख़तरनाक हैं, और आने वाला जो टेक्नोलॉजी का दौर है शायद कहते हैं कि इससे भी ख़तरनाक है। तो कहानी अगर पेगासस जासूसी के बारे में जो है वो सिंपल सी लाइन में अगर मैं इसको समअप करूं, एक सॉफ्टवेयर जो बड़ी आसानी से आपके मोबाइल में दाखिल किया जाता है, और उसके बाद जैसे ही वो दाखिल होता है, रिमोट कंट्रोल कहीं और बैठा हुआ एक शख्स है, उसके बाद वो आपकी हर चीज़ जो उस मोबाइल में है वो उसका मालिक है, वो जानता है। अब जब इतना बेहतरीन है सब कुछ, 50,000 नंबरों का डेटा आया है, 40 देश इसके क्लाइंट हैं, तो फिर ये सस्ता तो होगा नहीं। तो कहते हैं सस्ता बिल्कुल नहीं है। कहते हैं कई ऐसे लोग हैं जिनकी जासूसी के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, एक एक शख्स के लिए कई करोड़ों रुपए दिए गए हैं। तो ये आम आदमी के ख़रीदने के बस की बात भी नहीं है। ये तो सरकार या फिर जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वही अपने दुश्मन को किसी भी फील्ड में, सिर्फ क्योंकि बात तो आतंक और अपराध की नहीं है, इवन आपके कॉरपोरेट वॉर में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जिनके मिलियन बिलियन के टर्नओवर है, कि उनकी जो कॉम्पिटिटर है वो क्या प्लान कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो बहुत आसानी के साथ ये सारी चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं। तो करोड़ों में है, सस्ता है नहीं ये सॉफ्टवेयर, और इसीलिए अभी तक कंपनी का दावा करें इजराइल की इस NSO ग्रुप का, तो सिर्फ सरकारों को ही बेचा है और सरकार ही इसे ख़रीद सकती हैं। आम इंसान के अभी बूते से बाहर है। लेकिन अगर एक बात सरकार के पास आ गया तो जिसकी भी सरकार का मन करे, जब जिस दिन, वो उसकी पूरी जासूसी करके उसके हर राज को फाश कर सकती है। ये है ख़तरनाक इस पेगासस नाम के जिन, या ये कहे जासूस की। तो ये तो रही इसकी कहानी, बहुत दिनों से आप लोगों ने कही थी तो इसलिए आज मैंने कहा, और थोड़ा टेक्निकल भी मसला था तो इसको थोड़ा सा पढ़ने पे भी ध्यान देना था। दूसरा, कुछ लोगों के आज नाम नोट करके लाया हूँ। पहले तो सबसे पहले गोपाल पुरोहित जी, इनका जन्मदिन है, तो पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से गोपाल पुरोहित जी आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। इसके अलावा एक अगम हैं, प्रीतम निर्मल जी, इनके बेटे हैं अगम, तो इनका भी आज जन्मदिन है, भटिंडा से हैं। तो अगम हैप्पी बर्थडे, आप लोग हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। रोहित रॉय हैं कि इन्होंने एक मेल लिखा और सवाल पूछा है कि CID, STF और क्राइम ब्रांच, इसमें क्या फ़र्क है। तो रोहित, ये तीनों चीज़ें किसी भी स्टेट की पुलिस का एक हिस्सा होती हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। CID आम तौर पे, जैसे आप मान लीजिए कि हिंदुस्तान की अलग अलग पुलिस है और स्टेट की सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो उसने CBI को दे दिया, तो CBI नेशनल एजेंसी हो गई।
उसी तरह स्टेट के अंदर जो होती है, तो आप ये मान के चलिए कि सीबीआई देश के लिए है तो सीआईडी हर स्टेट के लिए होती है। तो सीबीआई का छोटे बच्चे के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे किसी लोकल पुलिस से कोई क्राइम नहीं सॉल्व हो रहा या एक थाने से दूसरे थाने का भी मसला है, ज्यूरिसडिक्शन कई आ रहे हैं, तो फिर वो मामला लोकल पुलिस से लेकर सीआईडी को दे दिया जाता है। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, ये बड़े क्राइम के लिए, कई स्टेट में टेररिज्म के लिए भी है। तो जहाँ पे लोकल पुलिस से बड़ा मामला होता है सॉल्व करने से, तो स्पेशल टास्क फोर्स बनाते हैं। स्पेशल टास्क फोर्स हमारे यहाँ टेररिज्म के लिए भी है, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं उनके लिए भी है, हमारे यहाँ नक्सल के लिए भी है कई स्टेट में। इसके अलावा क्राइम ब्रांच, क्राइम ब्रांच भी एक ऐसा विंग है जो एक ही स्टेट में या एक शहर में अलग अलग अगर ज्यूरिसडिक्शन का झंझट पड़ जाता है, जैसे एक से एक क्राइम है और 3 थानों का मसला है, तो हर थाने का तो एक इंचार्ज होता है, तो दूसरे थाने में जाके जांच नहीं कर सकता। क्राइम ब्रांच को पूरे शहर का अधिकार दिया गया या फिर पूरे स्टेट का दिया गया, तो वहाँ जाकर कर सकता है। तो ये फ़र्क है सीआईडी, एसटीएफ और क्राइम ब्रांच में। इनका दूसरा सवाल था कि आईपीएल में मेरी फेवरेट टीम कौन है, तो वो शुरू से आज तक मेरी एक ही टीम है और वो है चेन्नई सुपर किंग, और उसकी वजह है एमएस धोनी। हॉन्टेड स्टोरी भी इन्होंने कहा सुनाने के लिए, कई तो सुना चुका हूँ, चलिए फिर मौका मिलता सुनाता हूँ। इसके अलावा मेल है आरिफ हुसैन साहब का, यशवंत निर्मल जमशेद जामनगर से हैं ये, अंकेश कुमार हैं मुजफ्फरपुर की स्टोरी सुनना चाहते हैं, जल्दी आपको सुनाता हूँ। आदित्य सोनार हैं नासिक से, नासिक की कहानी सुनना चाहते हैं। अनु शर्मा हैं जोधपुर की स्टोरी सुनना चाहते हैं, 4 लोगों को ज़िंदा जला दिया गया था शायद उसकी। संजू बाबा हैं लैला खालिद की कहानी सुनना चाहते हैं। संदीप बैनर्जी है, ये अक्षरधाम और वाराणसी कैंट की स्टोरी सुनना चाहते हैं। पिया हैं यूक्रेन से, इन्होंने भी एक मेल लिखा, थैंक यू प्रिया। बल्कि आर्यन भारती हैं, और आर्यन भारती ने बाकायदा इस मेगासेस जासूसी की कहानी की फरमाइश की थी आप में से बहुत सारे लोगों की तरह, थैंक यू आर्यन। इसके अलावा ऋतिक अहिरवार हैं, सैयद सलमान हैं, ये एक सीरियल किलर की कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ। अखिलेश मेहता हैं इंदौर से, अभी दुबई में काम कर रहे हैं, कभी ज़रूर मुलाकात होगी अखिलेश साहब, आपसे वादा है। सायान गांगुली हैं बर्धमान से, और शिकायत थी कि इनकी मेल और बाकी चीज़ों का रिप्लाई नहीं करता हूँ और इनका नाम भी नहीं लेता हूँ, तो सायन गांगुली साहब आज आपकी शिकायत दूर हो गई होगी। इसके अलावा राजू कमाल हैं, मनोज रजावत हैं, मनोज रजावत का नाम आखिर में इसलिए ले रहा हूँ, इन्होंने एक बहुत ही मासूम सा और प्यारा सा मेल लिखा है। इनकी शादी हुई और इन्होंने मेल में ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मेरी शादी और मेरी सुहागरात हो, दिन मैं अपनी बीवी के साथ आपकी कहानी सुनूँ। तो पहली बात तो ये मनोज रजावत साहब की दिल से शुक्रिया मनोज रजावत, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, कम से कम अभी आपके शादी हनीमून ये पीरियड है, कहते हैं हनीमून डेज चल रहा है, तो उस पर आप खुश रहिए, कहानियाँ तो हमेशा सुनते रहेंगे। और इनकी वाइफ हैं किरण, तो आप दोनों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आप दोनों हमेशा अच्छे रहें, एक साथ रहें, खुश रहें, यही मेरी दुआ है। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन आखिर में फिर एक बार आपसे कहूँगा कि अब तक आप लोग क्राइम की कहानियाँ देखते थे, अब आप पढ़ भी सकते हैं। तो crimetak.in पे जाएं, क्लिक करें और देश और दुनिया की जितनी भी क्राइम की खबरें आपको वहाँ मिलेंगी। पढ़िएगा, अपनी राय दीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा और वैसे ही प्यार दीजिएगा जैसे आप अक्सर देते रहते हैं। तो आज इतना ही, अब आपसे कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।